बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज आपके लिए लाइफ एंड एकेडमिक स्किल्स के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये MCQs प्रीवियस MCQs की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद साबित होंगे। आइए हम आज अपने MCQs को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQs है, व्हाट डज़ LLB स्टैंड फॉर। के LLB का ये किसका एब्रीविएशन है, इससे क्या मुराद होता है। नॉर्मली LLB से मुराद लिया जाता है बैचलर ऑफ लॉज, लेकिन इसी तरह जो LLB के जो तीन इसमें लेटर्स हैं, तीन हरूफ हैं LLB, इससे ये भी कहा जाता है कि बेसिकली कि ये तीन लैटिन वर्ड्स हैं, उनका एब्रीविएशन है और वो तीन लैटिन वर्ड्स हैं लिगम, लोगस, बेकालारियस। लेकिन नॉर्मली LLB से बैचलर ऑफ लॉज ही मुराद लिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एन LLB डिग्री। LLB डिग्री का प्राइमरी फोकस किस चीज़ पर होता है, इसमें किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, किस डिसिप्लिन को इसमें डिस्कस किया जाता है, तो इसका जवाब है लॉ। लॉ को LLB की डिग्री में डिस्कस किया जाता है। डिफरेंट लॉज को, उसमें नेशनल लॉज भी होते हैं, इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं, फैमिली लॉज भी होते हैं, सिविल लॉज भी होते हैं, क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, साइबर लॉज को भी डिस्कस किया जाता है। तो LLB की जो डिग्री है, LLB प्रोग्राम, इसमें डिफरेंट लॉज पढ़ाए जाते हैं। इन विच कंट्री डिड द LLB डिग्री ओरिजिनेट। LLB की डिग्री किस मुल्क में ओरिजिनेट हुई थी, तो इसका जवाब है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ एन LLB डिग्री प्रोग्राम आफ्टर इंटरमीडिएट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के बाद LLB डिग्री का आमतौर पर कितना ड्यूरेशन होता है, तो इसका जवाब है 5 ईयर्स। कि इंटरमीडिएट के बाद आमतौर पर LLB की जो डिग्री है आजकल LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज़ कॉमनली डिस्कस्ड इन एन LLB प्रोग्राम। के LLB प्रोग्राम में कौन सा लीगल सिस्टम जो है आमतौर पर उसको डिस्कस किया जाता है, तो ये तमाम लीगल जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। सिविल लॉ को भी, क्रिमिनल लॉ भी और कॉमन लॉ, इन तीनों लीगल सिस्टम्स को LLB डिग्री में डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री इन लॉ। लॉ में सबसे हाई जो एकेडमिक डिग्री है उसका नाम क्या है, तो हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री का नाम है लॉ में PhD इन लॉ। LLB के बाद LLM होता है और LLM के बाद फिर PhD इन लॉ होता है और PhD इन लॉ लास्ट और फाइनल डिग्री है। Which type of law deals regarding disputes between private parties and seeks compensation or damages। वो लॉ की कौन सी फील्ड है जो कि दो प्राइवेट पर्सनस के दरमियान अगर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसे वो डिस्कस करता है। और इसके अलावा जो उनको जो पार्टीज़ को जो कि जिस पार्टी का कोई नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेशन और डैमेजेस, यानी कि उसके नुकसान की जो तलाफ़ी है उसको डिस्कस करता है, तो उसका नाम है सिविल लॉ। सिविल लॉ की वो ब्रांच है जिसमें प्राइवेट जो पार्टीज़ होती हैं उनके डिस्प्यूट्स और उनके डैमेजेस को डिस्कस किया जाता है। विच डिग्री इज़ ऑफन परसूड आफ्टर कंप्लीटिंग एन LLB फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ। LLB की डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद अगर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमने कोई स्पेशलाइजेशन करनी है तो फिर कौन सी डिग्री हासिल की जाती है, तो इसका जवाब है LLM। LLM को मास्टर ऑफ लॉज भी कहा जाता है और इसे लिगम, लोगस, मैजिस्टर भी कहा जाता है। कि LLM का ये LLM इसका एब्रीविएशन है इनवर्स का। व्हाट इज़ अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ होल्डिंग एन LLB डिग्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में LLB की डिग्री हासिल करने का सबसे जो मेन फ़ायदा है वो क्या है, तो
तो इसका मेन फ़ायदा है कि इन्हांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंसान को अपने जो लीगल राइट्स हैं और लीगल ड्यूटीज़ हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में इंसान को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। हाउ कैन एन LLB डिग्री कंट्रीब्यूट टू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में LLB डिग्री हासिल करने के बाद इंसान के जो ना कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें क्या ना कौन कौन सी हैं और इंसान को क्या बेनिफिट हासिल होता है अपने फ्यूचर के हवाले से। तो इसमें जो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि मुख्तलिफ़ जो लीगल फील्ड्स हैं उनके इंसान पर दरवाज़े ओपन हो जाते हैं। इंसान एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है, लीगल एडवाइज़र बन सकता है, सिविल जज बनकर जुडिशरी को ज्वाइन कर सकता है। अगर मज़ीद मेहनत करता है तो वो फिर डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन सकता है, वो हाई कोर्ट का जस्टिस बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन सकता है। और ना मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उन्हें लीगल कंसल्टेंसी दे सकता है और इंस्पेक्टर लीगल बन सकता है ना फोर्स में। और इस तरह के बहुत सारे जो है ना जी ऐसी ना फील्ड्स हैं जिसमें एक LLB की डिग्री हासिल करने के बाद और जो उनका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता है हाई कोर्ट का या लोअर कोर्ट्स का, उसके बाद वो इंसान अपना मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकता है। इन पाकिस्तान What role can an LLB graduate play in society? पाकिस्तान में LLB जो ग्रेजुएट है LLB करने के बाद वो सोसाइटी में अपना रोल किस तरह प्ले कर सकता है? तो मुख्तलिफ़ यानी कि जो हो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें उन्हें लोगों को लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। How does an LLB degree benefit individuals in dealing with legal matters इन दियर पर्सनल लाइव्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में LLB जो डिग्री होल्डर है उसे ख़ुद अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से ये डिग्री उसको बेनिफिट देती है। तो वो हर शख्स जो LLB की डिग्री होल्डर है वो मुख्तलिफ़ जो फैमिली लॉज होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, उन्हें अच्छे तरीके से वो क्या है अंडरस्टैंड कर सकता है और लॉ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और जो अपने राइट्स हैं उनके लिए परसू कर सकता है और जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें वो सही तरीके से फुलफ़िल कर सकता है। इसके अलावा भी क्या है LLB की डिग्री के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंसान मेंटली इंसान के जो ना बहुत यानी कि उसका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और वो उसमें ना एक पेशेंस आ जाता है। उसे चूँकि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये चीज़ इस तरह होनी है तो इसलिए वो फिर जल्दबाजी नहीं करता, वो कोई गैर कानूनी जो काम हैं उनसे वो अवॉइड करता है, उनसे बचता है। What is the significance of an LLB degree for entrepreneurs in पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पर्सनस हैं, अगर वो LLB की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो फिर उन्हें क्या बेनिफिट होगा उनके फ्यूचर में? उन्हें इसका फ़ायदा ये होगा कि एक बिजनेसमैन है तो वो उसको बिज़नेस लॉज का पता चल जाएगा, बिज़नेस रेगुलेशंस का पता चल जाएगा। देखें कि जब एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे पाकिस्तानी बिज़नेस लॉज का पता हो, पाकिस्तानी बिज़नेस रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होगा तो वो उसका बिज़नेस मज़ीद इन्हांस होगा, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो अच्छे तरीके से बिज़नेस करेगा और वो तमाम लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी बिज़नेस के लिए उन सबको फुलफ़िल करके फिर वो अपना बिज़नेस करेगा। और इस तरह कोई बंदा, कोई भी शख्स उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा और उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा, उसे कोई लूट नहीं सकेगा क्योंकि उसको हर चीज़ का पता होगा। हाउ डज़ एन LLB डिग्री कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन पाकिस्तान? LLB की डिग्री हासिल करने से पाकिस्तान में जो इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो भी क्या इम्प्रूव होती हैं कि या नहीं होती? जी जनाब, LLB की डिग्री से हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। इस तरह के जो मुख्तलिफ़ लीगल इश्यूज़ होते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसान उन्हें एनालाइज़ कर सकता है और उन्हें एनालाइज़ करने के बाद उसका जो प्रॉपर और जो भी सल्यूशन हो वो इंसान उसके लिए प्रपोज़ कर सकता है और तो इस तरह इंसान की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। व्हाट रोल कैन एन LLB ग्रेजुएट प्ले इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में
एलएलबी जो डिग्री होल्डर है, एलएलबी ग्रेजुएट है, वो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में अपना किस तरह रोल प्ले कर सकता है। तो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में इस तरह वो अपना रोल प्ले कर सकता है कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेसी कर सकता है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई भी किसी जगह पर कोई ह्यूमन राइट अगर उसका इन्फ्रिंज हो रहा है, उसका अपना ज़ाती है या किसी दूसरों का है, तो वो उसके लिए फ़ाइट कर सकता है। फ़ाइट इस सेंस में कि वो हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन दायर कर सकता है और जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए भी वो अपना रोल प्ले कर सकता है। How does an LLB degree contribute to effective communication skills in Pakistan? LLB की जो डिग्री है वो पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करने में किस तरह हमारे लिए मददगार होती है या फ़ायदेमंद होती है। तो इसका जवाब ये है कि जब हम LLB की डिग्री हासिल करते हैं तो चूँकि हम इसमें मुख्तलिफ़ लॉज़ को पढ़ते हैं, अब कुछ लॉज़ ऐसे हैं जो कि 1882 के बनाए हुए हैं, यानी कि इतने पुराने लॉज हैं जो तकरीबन आज से 150 साल पुराने ना लॉज हैं। और लॉ की जो लैंग्वेज है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। तो जो शख्स जब LLB की डिग्री के लिए ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ लॉज़ को पढ़ेगा, मुख्तलिफ़ स्टेचूट्स को पढ़ेगा, मुख्तलिफ़ एक्ट्स को पढ़ेगा, मुख्तलिफ़ ऑर्डिनेंसेस को वो ना अच्छी तरीके से वो मुताला करेगा। और जो हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल स्टेट कोर्ट, इनके मुख्तलिफ़ जो जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, उन्हें जब वो डिस्कस करेगा, पढ़ेगा, तो इसकी वजह से जो उसकी ना जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ की वो डेवलप होगी और उसके साथ साथ उसकी जो लीगल राइटिंग की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी और आर्गूमेंटेशन की जो स्किल्स हैं ये भी इम्प्रूव होंगी। तो इस तरह इंसान को कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो सारी के सारी इससे यानी कि वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाती हैं लॉ की डिग्री हासिल करने से। What is a key advantage of the semester system in higher education? हायर एजुकेशन में नॉर्मली अब आजकल चूंकि सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो कहते हैं कि भाई इसका की एडवांटेज यानी कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सेमेस्टर सिस्टम में जो स्टूडेंट की असेसमेंट है और उसका फीडबैक है ये कॉन्टीन्यूसली होता है, कंसेक्टिवली होता है। कॉन्टीन्यूसली टीचर स्टूडेंट को यानी कि ना असेस करता रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और स्टूडेंट इसलिए अपनी स्टडीज़ को फोकस करता है। उसे पता है कि भाई मैंने इस ड्यूरिंग सेमेस्टर मैंने अपनी असाइनमेंट्स भी लिखनी है, प्रेजेंटेशन भी देनी है और क्विज़ भी हो सकता है। मेरी अटेंडेंस को भी जो ना उसको भी ख्याल रखा जा रहा है, उसको भी मेंटेन किया जा रहा है और वो मैंने 75% या 80% या 85% जो भी यानी कि यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उसके मुताबिक उसने अपनी जो अटेंडेंस है उसे इंश्योर करना है। उसने रेगुलरली क्लास में और यूनिवर्सिटी में उसने आना है। हाउ डज दिस सेमेस्टर सिस्टम इन्हांस स्टूडेंट लर्निंग? सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस किस तरह करता है, इसको किस तरह यानी कि सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स की लर्निंग को मज़ीद बेहतर करता है। वो इस तरह बेहतर करता है कि सेमेस्टर सिस्टम में एकेडमिक ईयर को बेसिकली वो डिवाइड कर दिया जाता है मैनेजेबल यूनिट्स में। वो इस तरह के अगर जो एक साल एकेडमिक ईयर है उसमें फिर 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एक फॉल सेमेस्टर होता है, दूसरा स्प्रिंग सेमेस्टर होता है। फिर फॉल सेमेस्टर में 2 बार उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम कहलाता है एक, दूसरा फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम कहलाता है। इसी तरह जब स्प्रिंग सेमेस्टर आता है तो उसमें भी फिर 2 बार एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम होता है और फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह जो एकेडमिक ईयर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ हिस्सों में। What is a benefit of the semester system for faculty and instructors? तो अब जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होता है सेमेस्टर सिस्टम का? तो उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि मोर टाइम फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमारा ये टाइम जो ये क्लासेस का है और ये एग्ज़ाम्स का है, उनको एक स्पेयर टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। तो इसलिए फिर वो उसमें अपने आप को जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व करके और अच्छी रिसर्च कर सकते हैं जिसका कि यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को और सोसाइटी को फ़ायदा हो। हाउ डज द सेमेस्टर सिस्टम कंट्रीब्यूट टू अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक शेड्यूल? सेमेस्टर सिस्टम में
ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक शेड्यूल किस तरह होता है? तो वो इस तरह होता है कि ना जो एकेडमिक ईयर है उसे एक डिवाइड कर दिया जाता है, जिस तरह कि हमने पहले भी कहा कि एक एकेडमिक ईयर को 2 सेमेस्टर्स में और हर सेमेस्टर को फिर आगे 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन द सेमेस्टर सिस्टम व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मिड टर्म असेसमेंट? सेमेस्टर सिस्टम में जो मिड टर्म असेसमेंट होती है, मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये होता है कि मिड टर्म के जो मार्क्स होते हैं उन्हें फाइनल टर्म की असेसमेंट के मार्क्स के साथ मर्ज करके, उनके साथ ऐड करके फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। मिड टर्म के मार्क्स और साथ फिर फाइनल टर्म के मार्क्स, इसके साथ जो ड्यूरिंग लेक्चर टीचर ने स्टूडेंट को जो भी असेसमेंट की है ना, रिगार्डिंग हिज रेगुलरिटी, रिगार्डिंग हिज असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन एंड क्विज़, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर फिर फाइनल असेसमेंट करके सब चीज़ों की फिर मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं स्टूडेंट को एक सेमेस्टर सिस्टम में, एक सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the semester system facilitate a more focused approach to learning? कि एक सेमेस्टर सिस्टम में एक फोकस तरीके से किस तरह एक लर्निंग होती है, वो क्या वजह है कि सेमेस्टर सिस्टम में एक फ़ोकस तरीके से लर्निंग होती है? तो इसका जवाब ये है कि चूँकि इसमें एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो गए और ना, तो बल्कि एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और उन लिमिटेड सब्जेक्ट्स को कंसंट्रेट करके फिर पढ़ा जाता है, क्योंकि बाकायदा इसमें एक स्कीम ऑफ स्टडी होती है, प्लान ऑफ स्टडी होती है। उस प्लान ऑफ स्टडी के तहत डिग्री को कंप्लीट किया जाता है सेमेस्टर सिस्टम में। हाउ डज द सेमेस्टर सिस्टम कंट्रीब्यूट टू अ मोर सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस? सेमेस्टर सिस्टम में स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह उसकी एवेल्यूएशन की जाती है सिस्टमेटिक वे में? तो इस तरह के, चूँकि ना जो स्टूडेंट होता है जैसे ही वो सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट डे वो आता है, तो फर्स्ट डे से ही उसकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है और लास्ट लेक्चर तक, बल्कि फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम तक उसकी असेसमेंट होती रहती है। उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मतलब स्टूडेंट का बिहेवियर चेक किया जाता है और उसकी क्लास में पार्टिसिपेशन कितनी है, उसकी रेगुलरिटी कितनी है, वो असाइनमेंट्स को उसने किस तरह कंप्लीट किया है, उसकी प्रेजेंटेशन का उसका मेथड क्या था, उसने किस तरह डिलीवर किया है, उससे जो क्वेश्चन आंसर के जो सेशन था उसमें वो कितना रिस्पॉन्स कर सका है जो उसने किया है। इन तमाम चीज़ों को यानी कि चेक किया जाता है और फिर स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है इससे मज़ीद बेहतर हो जाती है। हाउ डज द सेमेस्टर सिस्टम कंट्रीब्यूट टू अ मोर स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग एनवायरनमेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो सेमेस्टर सिस्टम होता है इसमें बेसिकली जो लर्निंग है वो होती है स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, कि इसमें जो स्टूडेंट है ना, ये बेसिक है। देखें, लर्निंग करने वाला तो बेसिकली स्टूडेंट होता है, टीचर को तो लर्निंग की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी ना लर्न कर चुका है, वो तो अब आता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए तो वो नहीं आता। तो अब ऐसी यानी कि ना स्टडी जिसके अंदर स्टूडेंट को सेंटर में रखकर, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमें, वही बेसिकली स्टडी होती है। अदरवाइज़ कोई और जो स्टडी है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती। और सेमेस्टर सिस्टम की ये खासियत है कि इसमें स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग होती है। क्यों? इसलिए कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाता है मुख्तलिफ़ कामों में, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन वगैरह में, और उसको पार्टिसिपेशन उसकी कराई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक एक्टिविटीज़ में। अंडर द शेड्यूल ऑफ ग्रेड पॉइंट्स ऑफ द IUB GP ऑफ 77 मार्क्स इज़, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का जो ना ग्रेड पॉइंट सिस्टम है उसके तहत अगर किसी स्टूडेंट ने 77 मार्क्स अगर हासिल कर लिए हैं तो फिर उसकी GP कितनी बनेगी? तो इसका जवाब है 3.5। 77 मार्क्स हासिल करने पर GP 3.5 होती है। अंडर द शेड्यूल ऑफ ग्रेड पॉइंट्स ऑफ द IUB GP ऑफ 67 मार्क्स इज़, अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में 67 मार्क्स हासिल करता है तो फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के जो ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक उसे GP अवार्ड की जाएगी 2.7।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग क्रेडिट आवर्स विद ग्रेड पॉइंट्स ऑफ ईच कोर्स। अगर हर कोर्स के ग्रेड पॉइंट्स को उसके क्रेडिट आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो फिर वहां से हमें क्या जनरेट होगा, क्या हासिल होगा? तो इसका जवाब है क्यूपी मीन्स क्वालिटी पॉइंट्स। अगर हमने क्वालिटी पॉइंट्स किसी सब्जेक्ट के हासिल करने हैं तो उसके लिए जो उसके ग्रेड पॉइंट्स होते हैं उन्हें, और क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय ग्रेड पॉइंट्स इज इक्वल टू क्वालिटी पॉइंट्स। What is the appropriate behavior for learners during a lecture? लेक्चर के दौरान लर्नर्स के लिए जो appropriate behavior है वो कौन सा होता है? तो appropriate behavior होता है asking relevant questions and participating in discussion, कि डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट करे और टीचर से अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे, इररेलेवेंट नहीं। Which of the following is considered an interference and should be avoided during a lecture? वो कौन सा काम है जिसे एक तो लेक्चर के दौरान करना नहीं चाहिए? क्यों? इसलिए कि क्योंकि उसे ये कंसीडर किया जाता है कि ये वो इंटरफेरेंस कर रहा है। तो वो है कि एकेडमिक एक्टिविटीज से के हटकर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करना, इसे कहा जाता है कि भाई ये अपना इस तरह का जो काम है वो लेक्चर के दौरान नहीं करना चाहिए। What is the recommended way to ask a question during a lecture? लेक्चर के दौरान कोई भी सवाल करने का रिकमेंडेड वे यानी कि एहसन तरीका कौन सा है, क्या तरीक़ाकार है कि जिस यानी कि ना हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए जिस तरीक़ाकार के मुताबिक? तो वो है कि रेजिंग योर हैंड, अपना हाथ रेज करें और उसके बाद फिर वेट करें कि इंस्ट्रक्टर जब आपको अलाउ करे तो उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने रेस्पेक्टेड टीचर से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अराइव ऑन टाइम फॉर अ लेक्चर, कि एक लर्नर के लिए ऑन टाइम पहुंचना क्यों ज़रूरी है ताकि वो अपना लेक्चर बर वक्त हासिल कर सके। तो क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लेट पहुंचेंगे लेक्चर में तो उसकी वजह से हो सकता है कि पहले जो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीचर ने और ना इंस्ट्रक्टर ने दी हों तो वो फिर मिस हो सकती हैं। इसलिए और तो इस तरह फिर जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इंसान का इनकम्प्लीट रह जाता है। लिहाजा इन टाइम पहुंचना ज़रूरी है लेक्चर के लिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि बिफोर टाइम इंसान पहुंच जाए। What is the primary responsibility of a learner towards their classmates? एक लर्नर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स देयर क्लासमेट्स, अपने क्लास फेलोज के लिहाज से? तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोलैबोरेटिंग एंड सपोर्टिंग देम, कि क्लास फेलो को चाहिए कि वो अपने अदर क्लास फेलोज के साथ ना सपोर्टिव रहे, उनको सपोर्ट करे, उन्हें जहाँ पर उसकी ना एजुकेशन के लिहाज से ज़रूरत हो और उनके साथ ना अपने नोट्स वगैरह शेयर करे, अपने व्यूज़ शेयर करे, और अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उन्हें समझा दे। हाउ कैन अ लर्नर कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द क्लास एनवायरनमेंट? एक लर्नर क्लास का जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है? वो इस तरह कर सकता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड एनकरेजिंग अदर्स, कि वो अपने क्लास एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ना सिर्फ खुद पार्टिसिपेट करे बल्कि जो उसके अदर क्लासमेट्स हैं, अदर क्लास फेलोज़ हैं, उन्हें भी इनकरेज करता रहे कि आए हम ग्रुप स्टडी करते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इस आइडिया को हम आपस में शेयर करते हैं। What is the importance of teamwork and cooperation among classmates? क्लास फेलोज़ के दरमियान कोऑपरेशन और टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है? जनाब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है टीम वर्क की, क्योंकि इससे कहते हैं ना कि एक एक दो नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं, और इसी तरह अगर एक 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 तो जो ये 3 नहीं होते बल्कि 111 होते हैं। तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इससे इंसान का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो जाता है, इंसान इससे ज़्यादा सीखता है।
हाउ शुड अ लर्नर हैंडल डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स विद अदर क्लासमेट्स। अगर एक क्लास फेलो के अदर क्लास फेलोज के साथ कोई ना इशू अराइज हो जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर उसे ना किस तरह हैंडल करना चाहिए। उसके लिए उसका जो प्रॉपर वे है वो यही है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए। अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो फिर ये होगा कि उससे मज़ीद इश्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे, और ना ही वो इशू रिज़ॉल्व होगा। तो उसे प्यार मोहब्बत से बाहमी गुफ्तो शुनीद के ज़रिए उसे फिर हल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ लर्नर हेल्प अ स्ट्रगलिंग क्लासमेट्स। एक जो लर्नर है वो अपने दूसरे स्ट्रगलिंग क्लासमेट्स के लिए किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकता है। वो इस तरह उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कि उन्हें जो उनको असिस्टेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उन्हें वो ऑफ़र करे, और जिस शख्स को भी जो जिस तरह की उसकी असिस्टेंस और सपोर्ट की ज़रूरत होगी रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक डिसिप्लिन, तो वो फिर आप उसको ना उसकी हेल्प करके आप उसके लिए एक अच्छे क्लास फेलो साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ग्रुप एक्टिविटीज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग क्लासमेट्स। अगर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, खा वो ना कोई असाइनमेंट की सूरत में है या प्रेजेंटेशन की सूरत में कोई ग्रुप एक्टिविटी है, तो उसमें जो मुख्तलिफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर हम आपस में शेयर कर लेंगे तो उसका फिर क्या फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इससे टीम वर्क जो है ना एक प्रमोट होता है, और हमारा जो वर्क है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है, वो मज़ीद निखर कर सामने आता है, हमारी जो एफिशिएंसी है उसमें फ़ायदा होता है। What is a learner's primary responsibility towards their instructor? एक लर्नर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स हिज इंस्ट्रक्टर, के उसने अपने टीचर के साथ क्या करना है, उसका बिहेवियर वगैरह कैसा होना चाहिए, उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो है एक्टिव इंगेजमेंट एंड रिस्पेक्ट। नंबर 1 ये है कि अपने टीचर को, अपने इंस्ट्रक्टर को ड्यू रेस्पेक्ट दें, और नंबर 2 क्लास में एक्टिवली इंगेज रहें, उसकी जो बात कही है उसे सुने, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो फिर उसका प्रॉपर वे में उसका आंसर दें। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर लर्नर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देयर इंस्ट्रक्टर्स। लर्नर्स के लिए ये क्यों लाजमी है कि वो अपने टीचर के साथ जो उनकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली हो। इसलिए कि इससे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो लर्निंग रिलेशनशिप है, पॉजिटिव लर्निंग रिलेशनशिप, वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ शुड अ लर्नर हैंडल डिसएग्रीमेंट्स और कंसर्न्स विद देयर इंस्ट्रक्टर। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी लर्नर को अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, डिसएग्रीमेंट इस सेंस में कि टीचर ने एक बात कही है और लर्नर ये समझता है कि सर की ये बात इस तरह नहीं बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है, मैंने तो फ़लाँ एक्ट में, मैंने फ़लाँ स्टेचूट में ये पढ़ा था, या फ़लाँ जो हायर कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट्स में ये लिखा हुआ है, तो फिर उसे चाहिए कि वो रेस्पेक्ट वे में अपनी बात अपने टीचर से करे कि सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और उसकी रीज़न ये है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल एंड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। एक लर्नर के है ना पंक्चुअल और ना रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने का उसको क्या फ़ायदा होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या बेनिफिट होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये नंबर 1 तो डायरेक्टली टीचर की और जो इंस्ट्रक्टर है उसकी रेस्पेक्ट को शो करता है कि आप अपने टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं। और जो शख्स लेट आता है, रेगुलरली नहीं आता, इट्स मीन्स कि उसके नज़दीक उसके इंस्ट्रक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। हाउ कैन अ लर्नर शो एप्रिसिएशन फॉर द इंस्ट्रक्टर्स एफर्ट्स।
एक लर्नर अपने इंस्ट्रक्टर की जो एफर्ट्स है उन्हें किस तरह सल्यूट कर सकता है, किस तरह उन्हें अप्रिशिएट कर सकता है। तो इंस्ट्रक्टर की जो एफर्ट्स को सही तरीके से अप्रिशिएट करने का तरीक़ाकार यह है कि इंस्ट्रक्टर को प्रॉपरली फीडबैक दिया जाए। What should learners do if they don't understand a concept or topic? अगर किसी लर्नर को कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट या कोई कॉन्सेप्ट उसको अगर अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा कि इससे का मतलब क्या है और ना, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि वो अपने इंस्ट्रक्टर से उसकी ना क्लेरिफिकेशन कराए, बट रेस्पेक्टिव वे में। नेक्स्ट है, Why is it important for learners to complete assignments and assessments on time? लर्नर्स के लिए ये लाजमी क्यों है कि वो अपनी असाइनमेंट्स और अपनी असेसमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को इन टाइम कंप्लीट करें? इसका फ़ायदा ये है कि ये लर्नर्स की जो कमिटमेंट है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे शो करती हैं ये चीज़ें। When the Islamia University of Bahawalpur was chartered by the Punjab government, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से चार्टर्ड कब मिला था? तो ये इसका जवाब है 1975 में जामिया इस्लामिया से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बन गया था ये। What is the official motto of the Islamia University of Bahawalpur? इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का ऑफिशियल मोटो क्या है? इसके ऑफिशियल मोटो में 3 चीज़ें आती हैं, नॉलेज, फेथ एंड करेक्टर। नॉलेज, फेथ एंड करेक्टर, ये 3 चीज़ें हैं, ये ऑफिशियल मोटो है। What is the primary responsibility of a learner at the Islamia University of Bahawalpur? इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्टिवली इंगेजिंग इन एकेडमिक एक्टिविटीज़, के वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को अच्छे तरीके से इंगेज करे, प्रॉपर क्लासेस ले, और जो टीचर्स उसे जो भी ड्यूटीज़ असाइन करें रिगार्डिंग असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज़ वगैरह जो भी हैं, और टाइम टेबल का ख़ास ख्याल रखें, अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल रखें, यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका ख्याल रखें, अपने अदर जो क्लास फेलोज़ हैं उनका ख्याल रखें, और यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में जो यूनिवर्सिटी के जो भी एसेट्स हैं उनका ख्याल रखें, और ना किसी को तंग ना करे बेजा, और किसी यूनिवर्सिटी की किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why is it important for learners to adhere to academic policies at the university? एक लर्नर के लिए ये क्यों लाजमी है कि वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की एकेडमिक पॉलिसीज़ को फॉलो करे? ये इसलिए लाजमी है क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में जो एक ऑनेस्टी और फेयरनेस का जो कल्चर है वो प्रमोट होगा, और जो स्टूडेंट है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को लर्न कर सकेगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ख़ुद एतमादी आएगी, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और वो इसके अलावा उसका जो करेक्टर है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली एट द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी में रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड करने का इंसान को क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान की जो एकेडमिक फाउंडेशन है, स्टूडेंट की जो अपना सब्जेक्ट्स पर ग्रिप है, उसकी जो सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने का है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उस स्टूडेंट के जो कि रेगुलर नहीं आता। अगरचे रेगुलर ना आने वाला स्टूडेंट भी अपनी एक डिग्री ले जाता है, वो भी पास कर लेता है, उसकी भी ठीक है CGPA आ जाती है, बट जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो कुछ नॉलेज गेन करता है अपने टीचर से, और वो अपना जो कुछ ज़िंदगी में उसको ना डिसिप्लिन वगैरह सीखता है, जो चीज़ें वो लर्न करता है, वो इर्रेगुलर स्टूडेंट कभी भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि हमेशा हमेशा एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी स्टडी से प्यार करे, और चाहे वो जैसे भी हालात हों उसे चाहिए कि वो अपनी क्लास को लाजमी रेगुलरली अटेंड करे। आज का हमारा लास्ट MCQ है,
हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन होता है? तो इसका चांसलर होता है गवर्नर ऑफ पंजाब। जो भी पंजाब का गवर्नर होगा, खा वो कोई भी हो, वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का एक्स ऑफिशियो ऑटोमेटिकली वो चांसलर भी होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के 3 मोस्ट 100 MCQs इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो जो MCQs होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉ वालों के लिए नहीं हैं, बल्कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, ताकि तमाम पाकिस्तानियों को जो आईन पाकिस्तान है उसकी अवेयरनेस हासिल हो और ये हमारे लिए सदका जारिया बने। इसके अलावा अगर कोई दोस्त लॉ एडमिशन टेस्ट या लॉ गेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी बाद में आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।